नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज बम का किया सफल परीक्षण। अग्नि 1 प्राइम एक एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर क्षमताओं से लैस है जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 7वां फ्रिगेट INS तुशील। भारत चीन सीमा पर 17,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ऑल वेदर सोलर टेंट लगाए जाएंगे। तजाकिस्तान में चीन कर रहा है सैन्य अड्डे का निर्माण। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से स्वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया है और ये फ्लाइट टेस्ट आज किया गया है, जिसमें कि एक स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम को इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान से फायर किया गया था, जिसने कि लंबी दूरी में भूमि आधारित लक्ष्य पर सटीकता से वार किया। और अब ये लॉन्ग रेंज बम अपने सभी मिशन को पूरा करने में सफल है। ओडिशा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के द्वारा तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री और रडार सहित कई रेंज और सेंसर्स के द्वारा इस बम की उड़ान और प्रदर्शन की निगरानी की गई थी। लॉन्ग रेंज बम, जिसे कि LR बम भी कहा जाता है, इसे डीआरडीओ की प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमरात ने तैयार किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स को इसकी बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। भारत ने अग्नि 1 प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और साथ ही ये रिपोर्ट भी आई थी कि अग्नि 1 प्राइम दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कि डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक, जो कि अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल के आर्किटेक्चर रह चुके हैं, डॉक्टर अविनाश चंदा जी, उन्होंने कहा कि अग्नि 1 प्राइम मिसाइल मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल है और ये मैन्यूवरिंग टारगेट यानी कि गतिशील टारगेट को हिट करने में सक्षम है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये डीआरडीओ का बेहद उन्नत विकास है, जिससे कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को 2000 किलोमीटर दूरी से ही मार गिराया जा सकता है। अग्नि प्राइम 1, जिसकी स्पीड टर्मिनल फेज पर मैक 22 है और ये मिसाइल यानी कि अग्नि 1 प्राइम मिसाइल एक हाईली मोबाइल और इसे ट्रक से भी माउंट किया जा सकता है। और इस मिसाइल के शामिल होने से दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर की दादागिरी खत्म हो जाएगी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। दोस्तों, पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके हाथ से POK निकल सकता है, तो ऐसे में वो अब वहां पर जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर रहा है और अब पाकिस्तान वर्चुअल कंट्रोल स्थापित कर रहा है POK में, जिसके लिए उसने कई तरीके के स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO और 3 टियर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर केबल और माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स का इस्तेमाल किया गया है, उनको बिछाना शुरू कर दिया है। POK हमारा क्षेत्र है और ऐसे में ये जो उसने कम्युनिकेशन का अपग्रेडेशन किया है, उससे वहाँ के लोगों का भला तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना को मदद मिलेगी। इसके अलावा जो वहाँ पर कैंप चलते हैं इन आतंकियों के, उनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी और इसीलिए अब भारत को POK में सख्त नजर रखने की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी 10वीं कोर के 50 प्रतिष्ठानों को यहाँ जोड़ेगा और इस कमान के तहत 2 डिवीजन है, जिसमें कि 12वीं डिवीजन और 23वीं डिवीजन है। बाकायदा इसके लिए पाकिस्तान ने एक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन तैयार करने के लिए 395 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिछाने का काम शुरू किया है और जिन जिन जगहों में ये ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिछाए जा रहे हैं, उनमें से कई जगहें आतंकी शिविरों के सामने हैं। दोस्तों, वर्चुअल कंट्रोल सिस्टम को भारत को किसी भी हाल में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस काम में सफल हो जाता है तो उसका जो डेटा ट्रांसमिशन है, इसके अलावा जो उसका कम्युनिकेशन लिंक है, वो और मजबूत हो जाएगा। भारतीय नौसेना में 7वां एडवांस तलवार क्लास फ्रिगेट INS तुशील शामिल कर लिया गया है, जिसे कि यंत्रा शिपयार्ड में रशिया ने भारत को सौंपा है। भारत और रशिया ने 4 एडिशनल स्टील्थ फ्रिगेट के लिए समझौता किया था 2018 में और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2 फ्रिगेट्स रशिया में बनाई जानी है और 2 फ्रिगेट्स गोवा शिपयार्ड में बनेंगी। इसके हल और सुपर स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि लो रडार, एकॉस्टिक और इंफ्रारेड सिग्नेचर है और साथ ही इसमें भारत निर्मित सोनार सिस्टम, एडवांस सेंसर्स, सरफेस सर्विलांस, रडार कम्युनिकेशन स्वीट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम लगाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा हथियारों में इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और कैश-10 क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया जाएगा। कैश-10 को दोस्तों कोर्टिक भी कहा जाता है और इस फ्रिगेट में कामोव हेलीकॉप्टर या इसके अन्य वेरिएंट भी ले जाए जा सकते हैं। इसके अलावा P1135.6 क्लास के इस जहाज में A190 100 mm की गन एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद चीनी ड्रैगन ने तालिबान शासित इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपनी नजरें गड़ा दी हैं, लेकिन वहीं चीन अब तजाकिस्तान में एक और सैन्य अड्डे को अपने हाथों में लेने वाला है। चीन लंबे समय से चुपचाप इस अड्डे का इस्तेमाल कई साल से भी कर रहा था। यही नहीं, चीन तजाकिक सेनाओं के लिए एक नया सैन्य अड्डा भी बनाएगा। तजाकिस्तान की संसद ने चीन के पैसे से नए सैन्य अड्डे को बनाए जाने की मंजूरी दे दी है
बताया जा रहा है कि चीन तजाकिस्तान के विशेष बलों के लिए इस सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा। ये सैन्य अड्डा तजाकिस्तान के उत्तरी प्रांत में बनाया जाएगा, जो पामीर के पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये इलाका चीन के शिनजियांग और अफगानिस्तान के बदखशान इलाके से सटा हुआ है। हालांकि ताजिक संसद के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस सैन्य अड्डे में कोई चीनी सैनिक नहीं रहेगा। यही नहीं, चीन तजाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन ने तजाकिस्तान की नई संसद का फ्री में निर्माण किया। ताजिक सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले अड्डे पर चीन $1 करोड़ खर्च करेगा। तजाकिस्तान में तेजी से पकड़ बना रहे चीन की नजर भारत पर भी है, क्योंकि यहाँ पर भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा है, जो कि फरखोर एयरबेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि चीन और तजाकिस्तान दोनों ही ये दावा करते हैं कि PLA तजाकिस्तान की धरती पर मौजूद नहीं है। अगर चाइना तजाकिस्तान में इस सैन्य अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो विदेश में उसका ये दूसरा सैन्य अड्डा होगा। इससे पहले चीन ने अफ्रीका देश जिबूती में अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। चीन अपने तजाकिस्तान के सैन्य अड्डे से खुफिया निगरानी कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भारत का जो तजाकिस्तान में फरखोर एयरबेस है, वहां पर भारत के कई सैनिक भी तैनात है और भारत ने यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाने में करीबन $7 करोड़ खर्च किए थे। और यहाँ पर 3200 मीटर का अत्याधुनिक रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन उपकरण और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाया गया है। HAL ने घोषणा की है कि उन्होंने बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के 200 यानी कि 200वें गन बे डोर का निर्माण पूरा किया है। अब बोइंग ने ऑफर किया है कि वो भारत में 21वीं शताब्दी के एरोस्पेस इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा HAL और महिंद्रा डिफेंस लिमिटेड के साथ, जिसके तहत FA-18 सुपर हॉर्नेट का निर्माण भारत में किया जाएगा। अगर भारत 114 MRFA टेंडर में इसे शामिल करता है तो साथ ही वो 5.5 जनरेशन के AMC प्रोग्राम में भी भारत का साथ देगा। भारत सरकार ने LAC पर जवानों के लिए ऑल वेदर हाई एल्टीट्यूड सोलर पावर टेंट्स लगाने के लिए मंजूरी दे दी है, जिन्हें कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और ये -35 से लेकर +40 के टेम्परेचर में काम कर सकते हैं। सोलर पावर टेंट्स 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं और ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली हवा के झोंकों को भी सहन कर लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस अजय भट्ट जी ने बेंगलुरु में HAL यूनिट का दौरा किया, जहां उन्होंने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने LCH के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का भी जायजा लिया, जिसने हाल ही में अपनी पहली उड़ान पूरी की थी। HAL 3 LCH को एयरफोर्स को सप्लाई कर चुका है और 2 और यूनिट एयरफोर्स को देगा, जबकि 4 यूनिट भारतीय सेना को वो देगा इस साल के अंत तक और बाकी की 6 यूनिट्स 2022 में वो वितरित करेगा। तो दोस्तों, ये है अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको किस सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।